हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंट जेनिफर्स टाइगर्स के। आपने आंट जेनिफर्स पोएम को वॉच कर लिया होगा। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाकर के वॉच कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जो है, जो पोएट्री सेक्शन है उसमें आप देख लीजिएगा और उसके बाद में आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें इस पोएम से, तो इस पोएम में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। कि भाई इस जो पोएम है, इस पोएम का क्या नाम है और इस पोएम के जो पोएट है वो कौन है। तो इसमें जो आप लिखेंगे, देखो एक तो ये आंसर हो गया कि आप डायरेक्टली जो है पोएम का नाम लिख दो, पोएम और डैश और उसका नाम लिख दो। दूसरा ये हो गया पोएट का हेडिंग डालो और आगे डैश करके नाम लिख दो। लेकिन ये उसी बच्चे को करना है जिसको याद नहीं रह जाएगा, जो भूल जाएगा लास्ट में। अदरवाइज आपको आंसर क्या लिखना है, आपको आंसर्स इस तरीके से लिखने हैं, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर एंड इट इज कंपोज्ड बाय एड्रीने रिच। या फिर आप ऐसे लिखेंगे, द नेम ऑफ द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स एंड इट्स पोएट इज एड्रीने रिच। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये वाला आंसर जो है वो कंप्लीट करेंगे, जो ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस पोएम से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका थीम का बनेगा कि भाई इस पोएम की थीम क्या है। कई बार पूछा जाता है कि ऑन जेनिफर टाइगर्स की थीम क्या है। किसी भी पोएम में आपसे थीम का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर इस पोएम की बात करें तो इस पोएम में क्या दिखाया गया है, इस पोएम में ये दिखाया गया है कि एक ऐसी वुमेन, एक ऐसी महिला जो शादीशुदा है, वो किस तरीके से अपनी जो है शादीशुदा लाइफ में अपनी जो है कैसे वो इन बंधनों में बंध जाती है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा हुआ है, द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स एड्रेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस। यानी कि एक महिला का जो शादीशुदा जीवन होता है उसमें जो भी कॉन्स्टेंट्स आते हैं, कॉन्स्टेंट्स का मतलब डिफिकल्टीज, बंधन, ठीक है, मुश्किलें, ये जो मुश्किलें आती हैं उसके एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर ये कविता क्या करती है, एड्रेस करती है, ठीक है। एक ऐसी महिला जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत परेशान है, जो उसमें बॉन्डेज है, जो बंधन है, जो कंस्टेंट्स हैं, उन एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है, ठीक है ना, शेयर किया गया है। और जो कि कौन है आपकी आंट जेनिफर, आंट जेनिफर है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका थीम वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थीम वाला क्वेश्चन हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ बनेगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा वो इस पोएम में जो भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंबलाइज करते हैं और उनके जो मीनिंग है कि भाई इस वर्ड का इसमें क्या मतलब है, ठीक है, तो वो आपको बताने होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ग्रीन। जो इस पोएम में जहाँ पे यूज किया गया है कि डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ग्रीन, तो इसका मतलब क्या है। देखो वर्ल्ड ग्रीन का मतलब मैंने क्या बताया था, वर्ल्ड ग्रीन का मतलब बताया था फॉरेस्ट। और डेनिजेंस का मतलब क्या होता है, डेनिजेंस का मतलब वो पर्सन जो उस जगह पर रहते हैं, घूमते हैं, इट मीन्स इनहेबिटेंट्स। तो मीनिंग क्या निकल के आ गया, इनहेबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। देन आफ्टर मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। आखिर इसमें जो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड है, अंकल की जो वेडिंग बैंड है, वेडिंग बैंड का मतलब मैंने बताया हुआ है आपको, वेडिंग रिंग। वेडिंग रिंग, अंकल की वेडिंग रिंग का जो मैसिव वेट है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई वो बहुत भारी है, अंकल की जो वेडिंग रिंग है वो बहुत भारी है। तो इससे आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू अंडरस्टैंड द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, द बर्डन ऑफ मैरिड लाइफ। एक मैरिड लाइफ का जो बर्डन है वो ये रिंग जो है वो शो करती है। हालांकि यहाँ पे दो मीनिंग हो जाएंगे, एक तो आपका ट्रेडिशनल वे में हो जाएगा, कन्वेंशनल हो जाएगा, जो एक रिंग जो है वो ये शो करती है कि भाई मैरिड लाइफ शो करती है। दूसरा आपका
ये जो पोएम है यहाँ क्या दिखा रही है, बर्डन ऑफ मैरिड लाइफ, कि भाई शादीशुदा जीवन में, इसकी शादीशुदा जीवन में क्या है, बर्डन है, बोझ है ये वेडिंग रिंग, ठीक है। सिट्स हैविली अपॉन आंट, अब ये जो उसकी उंगली में फिक्स है, सिट्स हैविली अपॉन आंट, आंट फिंगर्स, यानी कि जो आंट जेनिफर की फिंगर में ये जो रिंग है, जो शिफ्ट है, वो क्या शो करती है, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन हर, अरे भाई यही बर्डन ही की तो बात हो रही है, तो ये बर्डन शो करेगी, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस शो करेगी उसका, कि भाई उसको कितना ज्यादा तनाव है, कितना ज्यादा वो स्ट्रेस है, ये सारी चीजें इसमें जो है वो शो करेगी। रिंग्ड विद ऑडियल्स, रिंग्ड विद ऑडियल्स, देखो रिंग्ड विद ऑडियल्स क्या है, अब वो जो उसकी फिंगर में जो रिंग्ड है, मतलब जो वो अंगूठी जो उसमें पहनी हुई है, वो क्या शो करेगी, टू गेट इंट्रैप्टेड इन हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स, इसका मतलब क्या हुआ कि यार वो रिंग पहन के ना वो उस जाल में फंस गई है, इतने शादीशुदा के जो लाइफ है, जीवन है, उसमें वो बंध गई है, वो एक ऐसे जाल में फंस गई है, वो एक ऐसे जाल में फंस गई है जो किससे भरा हुआ है, हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स, यानी कि मुश्किलों से भरा हुआ है, स्ट्रगल से भरा हुआ है, डिफिकल्टीज से भरा हुआ है, फुल ऑफ सफरिंग्स, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है, ये सब आप इस आंसर में लिखोगे। फिर शी मीट द टाइगर्स द पैनल, यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि भाई पैनल में वो क्या बना रही है, जो वो पैनल है वो, या तो ये पूछा जाएगा कि भाई वो पैनल में क्या बना रही है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो जो आंट जेनिफर हैं वो क्या कर रही हैं, तो आंट जेनिफर क्या कर रही हैं, आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, और किस चीज की एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, ठीक है, तो टाइगर्स हो जाएगा। हाँ, tigers will prancing without any fear and proud, ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये जो लास्ट की लाइन थी आपकी, ये जो आपका लास्ट में था कि जो जो आंट है, जब आंट की डेथ हो जाएगी, यानी कि जब वो उनकी डेथ हो जाएगी, तो इन टाइगर्स का क्या होगा, ये क्या करेंगी उस पैनल में, तो भाई ये टाइगर जो है वो प्रैंसिंग करने लगेंगे, मतलब बताया कि ये टाइगर्स की तो लाइफ ऐसी है, ये तो आराम से उस फॉरेस्ट में घूमेंगे, और कैसे घूमेंगे, विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, प्राउड के साथ, निर्भीक के साथ। बट अनदर साइड, जो आंट जेनिफर हैं वो अभी भी डेथ होने के बाद भी कॉन्स्टेंट ऑफ लाइफ, यानी कि जो उनकी जो मैरिड लाइफ है, उनके ऊपर जो बॉन्डेज है, उनके ऊपर जो बंधन है, वो अभी भी उस बंधनों में बंधी हुई है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अगर टाइगर्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लें ब्राइट टोपास की। ब्राइट टोपास क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि जो ज्वेल्स होते हैं, जो जेमस्टोन्स होते हैं, येलो शाइनी कलर के जेमस्टोन्स हैं, उसको सिंबलाइज कर किया गया है किसके साथ में, टाइगर के साथ में, यानी कि वो ब्राइट टोपास का मीनिंग तो ये होता है, पर यहाँ पर जो बता रहा है पोएम में, किसको बता रहा है, ये टाइगर्स को बता रहा है, क्योंकि टाइगर्स किस कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, और उन पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, तो वो जो येलो सिंबल है, येलो कलर का जो सिंबल है इन टोपास का, वो किसके लिए यूज किया गया है, टाइगर्स के लिए यूज किया गया है, और यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच आपका कौन सा हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उन टाइगर्स से कंपेयर किया गया है उनकी जो बहादुरी है, ठीक है, वो जो फियरलेस हैं, जो निडरता है, वो यहाँ पर शो की गई है, तो ये आपका जो डिवाइस है वो क्या हो जाएगा, आपका मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये इमेजरी भी होगा, ठीक है, इमेजरी भी होगा। इमेजरी क्या होती है, जब कोई भी पोएटिक लाइन हो और उसमें जो भी लिखा गया है, आप जब उसको पढ़ते हो तो पढ़ते ही आपके दिमाग में कोई इमेज क्रिएट हो जाती है, जैसे ब्राइट टोपाज बोला गया, आपको बताया गया जेमस्टोन्स या टाइगर, तो आपके माइंड में टाइगर आपके दिमाग में आया, तो ये क्या कहलाएगा, इमेजरी कहलाएगा, ठीक है। टाइगर्स, वेडिंग बैंड, एम्ब्रॉयडरी, ये सब क्या है, सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म क्या होता है, सिंबोलिज्म कहते हैं जो कोई भी वर्ड है जो वो किसी ना किसी का सिंबल है, किसी ना किसी का प्रतीक है, जैसे अगर हम बात करें चूड़ी की, बैंगल की,
तो ये जो चूड़ी है वो किसका प्रतीक होती है? सुहाग का प्रतीक होती है। अगर हम बात करें मंगलसूत्र की तो वो किसका प्रतीक है? सुहाग का प्रतीक है। तो ये जो सिंबलाइज करता है, जो कोई प्रतीक दिखाता है, वो क्या होता है? सिंबोलिज्म लिटरेरी डिवाइस होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो बात करें टाइगर्स की, अगर हम बात करें टाइगर्स क्या शो करते हैं? टाइगर्स डिजायर फॉर फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ। अब चूंकि उसने टाइगर से कंपेयर किया है खुद को, आंट जेनिफर ने टाइगर से कंपेयर किया है खुद को कि यार देखो ये टाइगर्स जो है वो कितनी ज्यादा फ्रीडम में है ना, और वो बिल्कुल टाइगर की तरह, वो भी उसकी भी इच्छा है कि वो भी आ, आजाद वाली जिंदगी में जीना चाहती है, स्वतंत्रता में जीना चाहती है। तो इट मीन्स टाइगर्स किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? क्योंकि टाइगर कैसे होते हैं? निर्भीक होते हैं, फियरलेस होते हैं। तो टाइगर टाइगर क्या सिंबलाइज कर रहा है? डिजायर फॉर फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम को, स्ट्रेंथ को, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो ये सिंबलाइज कर रहा है। उसके बाद वेडिंग बैंड यहाँ पर जो वेडिंग बैंड है यानी कि जो वेडिंग रिंग है वो क्या सिंबलाइज कर रही है? वैसे तो वेडिंग रिंग, ओजस्वी बंद करो, वैसे तो वेडिंग रिंग जो है वो सिंबलाइज करती है, जो वेडिंग रिंग है वो सिंबलाइज करती है मैरिड लाइफ को, शादीशुदा जीवन को। और क्या कहते हैं कि बट यहाँ पर जो वेडिंग बैंड है वो क्या सिंबलाइज कर रही है? वेडिंग बैंड, उसकी जो वेडिंग रिंग है वो क्या है? बर्डन है, उसके ऊपर बोझ है, उसके ऊपर एक स्ट्रगल है, उसके ऊपर जो शादीशुदा जीवन है उसकी जो ड्यूटीज हैं, उसकी जो ऑब्लाइगेशंस हैं, उसका बोझ है। ठीक है ना? तो ये आपका यहाँ पर द बर्डन एंड ऑपरेशंस ऑफ मैरिज। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी भी आपका सिंबलिज्म हो जाएगा, ट्राई टू एस्केप हर रियलिटी। यानी कि एम्ब्रॉयडरी करके वो क्या कर रही है? वो जो रियलिटी है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जो वास्तविकता है। एक तरफ जो वो टाइगर बना रही है पैनल पे, वो तो बिल्कुल फियरलेस है, निडर है, बट खुद के ऊपर क्या बीत रही है? खुद किसी के अंडर में है, यानी कि जो उसके हस्बैंड है, जो उसके पति हैं, है ना, वो उस शादीशुदा लाइफ में उनके बंधनों में कैद है। ठीक है ना, वो फ्रीडम के साथ जी नहीं सकती है, स्वतंत्रता के साथ जी नहीं सकती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये ट्राई टू स्केप पर रियलिटी हो जाएगा। एम्ब्रॉयडरी का मतलब हो जाएगा ट्राई टू स्केप पर रियलिटी, है ना। वो क्या कोशिश करती है? अपनी रियलिटी से जो है बचने की कोशिश करती है इस एम्ब्रॉयडरी को करके। तो ये एम्ब्रॉयडरी भी आपका क्या हो जाएगा? सिंबलिज्म हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इमेजरी की। इमेजरी में आपका ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हो जाएगा। तो देखो ब्राइट टोपाज और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जैसे ही ये बोला जाएगा तो आपके अंदर एक इमेज बनेगी कि भाई ब्राइट टोपाज वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? इमेजरी हो जाएगा। फिंगर्स फ्लटरिंग, ये क्या हो जाएगा? फिंगर्स फ्लटरिंग मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। जैसे ही आपसे बोला गया वेडिंग बैंड या वेडिंग रिंग, जैसे ही आपसे बोला गया फिंगर्स फ्लटरिंग, तो आप सोचने लगे होंगे आंट जेनिफर की फिंगर्स के बारे में, जो डरी, जो क्या हो रही है? फ्लटरिंग हो रही है, ट्रेम्बलिंग कर रही, कांप रही है उस कढ़ाई को करने में। और जैसे ही आपसे बोला जाएगा अंकल्स वेडिंग बैंड, तो आपके मन में तुरंत इमेज आ जाएगी किसकी? वेडिंग रिंग की। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? इमेजरी हो जाएगा। उसके बाद एलिट्रेशन की बात करें तो एलिट्रेशन क्या होता है? देखो एलिट्रेशन उसे कहते हैं जहां पर कोई भी एट द बिगिनिंग ऑफ साउंड, लेटर की जो साउंड होती है वो बार बार रिपीट होती है, उससे हम कहते हैं एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, जिसे आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार करते हो, वही आपका क्या होता है? एलिट्रेशन। जैसे यहाँ पे यूज किया गया फिंगर्स फ्लटरिंग, तो ये एलिट्रेशन है। प्रेंसिंग प्राउड, ये आपका क्या है? एलिट्रेशन है। ठीक है, और उसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन आपका रैम स्कीम से बनेगा। जैसे कि यहाँ पे रैम स्कीम मैंने लिखी हुई AAB। आखिर रैम स्कीम क्या होती है? रैमिंग वर्ड्स क्या होता है? जस्ट आप 1 मिनट और मेरे साथ में रुके रहिए, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। इंग्लिश लिटरेचर के पोएट्री सेक्शन में आपकी जो आंट जेनिफर टाइगर्स पोएम है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लिटरेरी डिवाइसेस, रैमिंग वर्ड्स, रैमिंग स्कीम और पोएट्री की एक्सप्लेनेशन, ये कंटेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के
जो लिटरेचर में पोएट्री सेक्शन है उसमें आप इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आज आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया भी आपका 4 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, तो ये भी बहुत मायने रखता है। और सेंट्रल आइडिया वो पोर्शन है जो आपको 101% करेक्ट करना ही करना है, ठीक है ना, और वो भी अच्छे से करना है ताकि आप 4 मार्क्स डेफिनेटली आपको उसमें मिल सके, 4 नंबर में एक भी नंबर आपका ना घटे। बट वो कैसे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सेंट्रल आइडिया को अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कैसे मुझे सेंट्रल आइडिया लिखना है, किस तरीके से सेंट्रल आइडिया को तैयार करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो लेक्चर। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि ये वीडियो रात में रिकॉर्ड हो रहा है, तो प्लीज़ आप भी दिन में एंजॉय कीजिए, दिन में घूमिए, खूब एंजॉय कीजिए, शाम के टाइम घूमने जाइए, पर रात को बचा के रखिए अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। इस्तेमाल कीजिए नाइट को अपनी पढ़ाई में, और आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको बड़ा इंजॉय मिलेगा पढ़ने में आपको, ठीक है। क्योंकि हम अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी मेहनत करें, ठीक है। तो बात करते हैं सेंट्रल आइडिया। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, आपका जो कॉपी का पेज होगा, जो आपका बोर्ड की कॉपी का पेज होगा, उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये, सेंट्रल आइडिया आप जिस पेज पर लिखेंगे वो पूरा पेज आपका होना चाहिए। यानी कि ये आपका पेज होगा तो आपका ये पूरा पेज होना चाहिए। अब इस पेज पर आपको कोई अदर क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आप डालेंगे आंसर नंबर और सेंट्रल आइडिया, ठीक है। देन आफ्टर यू विल राइट आप नेम ऑफ द पोएम, जो पोएम का नाम है वो लिखेंगे सबसे पहले, हेडिंग डाल करके लिखेंगे, हेडिंग डाल करके आप लिखेंगे जो पोएम का नाम है उसकी आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे। और उसके बाद में नेम ऑफ द कंपोजर, नेम ऑफ द पोएट, जो उस पोएम के लिखने वाले हैं, जो उस पोएम को कंपोज करने वाले हैं, उसका नाम आप लिखेंगे। देन आफ्टर यू विल स्टार्ट सेंट्रल आइडिया विद न्यू लाइन्स, न्यू लाइन, है ना। उसके बाद आप सेंट्रल आइडिया को शुरू करेंगे नई लाइन से, ठीक है। ये आपकी 2 लाइन कवर हो गई। देन आफ्टर यू विल स्टार्ट द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स इज कंपोज्ड बाय अ फेमस अमेरिकन पोएट्स एडिनी रिच। The poem on Jennifer's Tigers addresses the restrictions of married life of women experiences. हमने इन लाइंस में सिर्फ और सिर्फ इतना बताया है कि ये पोएम किसके द्वारा कंपोज की गई है, यानी कि द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स जो है वो एक फेमस अमेरिकन कवित्री जो है एडिने रिच, इनके द्वारा इस पोएम को कंपोज किया गया है, इनके द्वारा इस पोएम की रचना की गई है। और ये पोएम जो ऑन जेनिफर टाइगर्स है ये एड्रेस करती है, एक संबोधन करती है, एक एड्रेस करती है किसके बारे में, एक महिला की शादीशुदा जिंदगी में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं बाधाओं को, कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, लिमिटेशंस भी कहते हैं, तो उनकी जो बाधाएं हैं, जो मैरिड लाइफ में एक महिला की, जो मैरिड लाइफ में, जो शादीशुदा जीवन में जो बाधाएं हैं, उनका जो एक्सपीरियंस किया है उसको यहाँ पर एड्रेस किया गया है, ठीक है ना। यानी कि ओवरऑल बात करें तो एक मैरिड लाइफ वुमेन का जो स्ट्रगल है वो यहाँ पर एड्रेस किया गया है, वो यहाँ पर संबोधित किया गया है कि शादीशुदा जिंदगी में जो स्ट्रगल है उसको यहाँ पर एड्रेस किया गया है, ठीक है, एक महिला का। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, स्टेंजा को यहाँ से चेंज करेंगे, जो पैराग्राफ है आप यहाँ से चेंज करेंगे और फिर न्यू लाइन से लिखेंगे। The point tells us that how the power of patriarchy controls women's forms but not their minds. ये कविता हमें बताती है कि कैसे जो पैट्रियार्की की पावर है, अब इसको आप समझ लीजिएगा जरा, हाउ द पावर ऑफ पैट्रियार्की, पावर ऑफ पैट्रियार्की क्या होता है। देखो पहले तो पैट्रियार्की समझ लीजिए आप, पैट्रियार्की क्या होते हैं, पैट्रियार्की, आर्की का मतलब होता है शासन, और पैट्री का जो मतलब होता है वो मेल से होता है, मतलब पुरुष जात से होता है, पुरुष वर्ग से होता है। इट मीन्स पुरुषों का शासन, यानी कि जो मेल डोमिनेंस है, यानी कि जो पुरुषों का प्रभुत्व है, ठीक है, उसकी जो पावर है, ठीक है, वो क्या करती है, कंट्रोल करती है महिलाओं की अवस्था को, ना कि उनके माइंड्स को, ठीक है ना। महिलाओं की अवस्थाओं को कंट्रोल करती है कौन, जो पैट्रियार्की की पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे क्या था, पुरुषों का प्रभुत्व महिलाओं पर बहुत ज्यादा था। इट मीन्स पुरुषों का इतना स्ट्रिक्ट शासन होता था कि घर की 4 दीवारी में महिलाएं रहती थी, वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी लिमिटेशंस थी उनके लिए,
बहुत सारे बॉन्डेज थे उनके लिए, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि ये कविता जो है, ये पोएट जो है वो हमें बताती है कि कैसे, किस तरीके से जो है पावर ऑफ पैट्रियार्की का इस्तेमाल किया जाता था महिलाओं के ऊपर, कैसे उसको जो है उससे जो है कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। Aunt Jennifer expresses her suppressed desires when she embroidered powerful tigers. Aunt Jennifer जो है वो अपनी दबी हुई इच्छाओं को एक्सप्रेस करती हैं, व्यक्त करती हैं जब वो पावरफुल टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी करती हैं। इट मीन्स जब वो पावरफुल टाइगर्स जो हैं उनकी जब वो कढ़ाई करती हैं तो वो क्या करती हैं, अपनी दबी हुई इच्छाओं को एक्सप्रेस करती हैं, व्यक्त करती हैं, क्योंकि उनके ऊपर मेल डोमिनेंस है, ठीक है। She terrified in her married life while the tigers are bold, gallant, fearless, have freedom to walk in the forest. क्या बताया है कि वो टेरिफाइड हैं, डरी हुई हैं, भयभीत हैं। वो टेरिफाइड हैं इन हर मैरिड लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ में, यानी कि अपनी शादीशुदा जीवन से वो बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डर का सामना किया है, ठीक है। She terrified in her married life while the tigers are bold. जबकि at other side जो वो पैनल में जो कपड़े पर वो टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो टाइगर कैसे हैं, बोल्ड हैं, गैलेंट हैं, बियरलेस हैं, यानी कि बहादुर है, निडर है ना, हैव फ्रीडम, और उनके पास फ्रीडम भी है, उनके पास आजादी भी है, टू वॉक इन द फॉरेस्ट, जंगल में घूमने की। यही तो आपने पेम में पढ़ा था ना कि भाई वो जो टाइगर हैं, वो जो टाइगर हैं वो एकदम फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उनको आजादी है, उनको पूरे जंगल में कोई रोक टोक नहीं है ना, उनके ऊपर कोई मेल डोमिनेंस नहीं है, वो आराम से निर्भीक होकर के घूम रहे हैं। वहीं दूसरी साइड में जो हमारी आंट जेनिफर हैं, वहीं हमारी जो आंट जेनिफर हैं, उनके ऊपर क्या है, बॉन्डेज है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो स्वतंत्रता के साथ जी नहीं सकती हैं, है ना। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, इसको उन्होंने खुद से कंपेयर कर लिया है, अपने आप से कंपेयर कर लिया है, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रास्ट को उन्होंने खुद से अपने आप में शामिल कर लिया है, इस कॉन्ट्रास्ट को। The poem might be suggesting through this difference that a woman should not be timid, weak, terrified, and timid as to tolerate the inhuman behavior of her husband. ये कविता जो है वो शायद हमें सजेस्ट कर रही है थ्रू दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस के जरिए, इस अंतर के जरिए, जो जो टाइगर्स हैं और मैरिड लाइफ के जो कंस्ट्रक्शंस हैं, इसको, इस डिफरेंस को ये जो पोएट है हमें वो सजेस्ट कर रही है, एक सुझाव दे रही है कि भाई एक महिला को जो है ना वो डरना नहीं चाहिए, उसको टिमिड नहीं होना चाहिए, उसको डरपोक नहीं होना चाहिए, है ना, उसको वीक नहीं होना चाहिए, उसको कमजोर नहीं होना चाहिए, और टेरिफाइड, उसको भयभीत नहीं होना चाहिए, एंड टेम्ड, टेम्ड का मतलब होता है किसी के अंडर में रहना, यानी कि गुलाम बन करके रहना। तो एंड टेम्ड, और ना ही गुलाम बन के रहना चाहिए, एज टू टॉलरेट द इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति का जो अमानवीय व्यवहार है। इनह्यूमन बिहेवियर का मतलब हो गया एक ऐसा ह्यूमन, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है, इंसानियत नाम की चीज नहीं है, जो दूसरों की कदर नहीं रखता है, जो दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता है। तो कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा ऐसा इंसान जो अमानवीय व्यवहार करता है, जो अमानवीय व्यवहार करता है, उसको जो है सहन करने के लिए जो है एक महिला को जो है कैसा नहीं होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, टेरिफाइड नहीं होना चाहिए, और उसकी इन चीजों को सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान इस तरीके का है। तो आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं ये सेंट्रल आइडिया आपको समझ आया होगा, और आपको ये जो लास्ट लाइन है इसको हाईलाइट करनी है, अंडरलाइन करना है। आप पावर ऑफ पैट्रियार्की की ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, और आपको ये जो स्टार्टिंग का है ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप अगर चाहें तो खुद से भी सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि आपको ये सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। अगर आपको 4 मार्क्स चाहिए, तो अगर आपको 4 में 4 मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इस तरीके से सेंट्रल आइडिया को लिखना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ओजस्वी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसकी पीडीएफ लेने के लिए ओजस्वी एकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।